देखो मुल्क मराठों का ये यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पर तोला था। हर पर्वत पर आग लगी थी, हर पर्वत एक शोला था। बोली हर हर महादेव की, बच्चा बच्चा बोला था। वीर शिवाजी ने रखी थी लाज हमारी शान की। इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसं काय, केड़ो हाल है, केम छो। मैं हूं आभा जादव और विंग कमांडर राकेश कुमार प्रशर जी के साथ स्वागत करती हूं आप सबके चहीते कार्यक्रम कन्वर्सेशन दिल से में। आज है छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, जिसकी मैं आपको खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहती हूं। राकेश जी, स्वागत है आपका फिर एक बार कन्वर्सेशन दिल से में। नमस्कार आभा जी, और आपको और हमारे सुनने वाले जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको भी छत्रपति शिवाजी जयंती के शुभ अवसर पर मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके पहले कि हम कुछ और बात करें आभा जी, मैंने अभी देखा है कि ये आपका आज 150th एपिसोड है, आपका 150th वीडियो। और ये एक बहुत खुशी की बात है और मुझे ये बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत सही ओकेजन चूज किया अपना 150वां वीडियो लॉन्च करने का। भारत के सच्चे सपूत, वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इंडियन हिस्ट्री, शिवाजी महाराज की 390वीं जयंती के दिन आपका 150वां वीडियो आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द 200th वीडियो। खुशी की बात एक और बताऊं, जब आपने 100th वीडियो लॉन्च किया था तो हमने लाइव शो इकट्ठे किया था। आज आपके 150वें वीडियो में आज हम फिर से लाइव हैं, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। और ये वाकई में कोइंसिडेंस है, बिकॉज हमें पता नहीं था कि ये 150th वीडियो है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ एनालिटिक्स देखे जहां मुझे पता चला कि हम ऑलरेडी 149 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और ये 150th वीडियो होने वाला है। सो यस, थैंक यू टू यू ऑल्सो कि आपने जब मेरा 100 वीडियो इतनी धमाकेदार लॉन्च की थी, तो आज कोइंसिडेंसली ही सही, लेकिन लॉन्च आपके हिस्से में ही आया है। बिल्कुल। तो और बात करते हैं। मैं आपको एक और छोटी सी खुशखबरी एक और देता हूं मैं, कि आज हमारे इस कन्वर्सेशन दिल से का आज 11वां एपिसोड है, यानी कि शगुन वाला 11। बिल्कुल, तो आज का दिन ओवरऑल बहुत ही हम सब के लिए शुभ है और अच्छी खुशियां लेकर के आया है। और उम्मीद करते हैं कि आज के दिन सभी के हिस्सों में केवल खुशियां खुशियां, आज के ही दिन नहीं, हमेशा सबके हिस्से में खुशियां ही आए, सबसे गम कोसों दूर हो जाए। आते हैं अपने। इसके पहले आप कुछ और बोले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहुल राय, वीना गांधी, गीता पराशर, विनीत सिंह, आलोक रस्तोगी, रविंदर कुमार सैनी, और साथ में मिस्टर हरीश अरोरा, पुनीत सिंगल, ये सब के मैसेजेस हमको आए और उसमें से मैक्सिमम मैसेजेस आपके 150वें वीडियो के लॉन्च के हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों को जिन्होंने इस कमेंट के द्वारा आभा जी का प्रोत्साहन किया है। तो मैं भी यहाँ पर, मेरे कुछ स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं स्कूल के, तो उनके नाम लेना चाहूंगी। तीर्थ हापानी, संजय पटेल, फिर और अनिल बंगा जी हैं, मेवाराम देवासी हैं, ये आई थिंक आपके गेस्ट हैं। राजेंद्र राजपुरोहित जी, शिवनंदा साहू, पुनीत सहगल, अरोरा रॉक, गीता प्राशर जी, विनीत गांधी, विनीत सिंह, सॉरी, राहुल राय, वीना गांधी, आलोक रस्तोगी, रविंदर कुमार सैनी, जैक पटेल, ये मेरा स्टूडेंट है, श्री कृष्णा एंटरप्राइजेस, हिरेन विरोजा, रविंद्र कुमार सैनी, समीदन दास, पुनीत सिंगल, द आर्यन शो, जगदीश जोशी एंड अगेन राजेंद्र राजपुरोहित जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और उसके साथ ही एक सुंदर मैसेज के साथ यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहूंगी। सैम कुमार कह रहे हैं, कांग्रेस आबा जी, थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग बैक टू टीच अस अबाउट अननोन फैक्ट्स अबाउट छत्रपति शिवाजी महाराज। ओके, सो बिल्कुल हम यहाँ पर हाजिर हैं राकेश जी के साथ, आपकी इंफॉर्मेशन में, आपकी नॉलेज को हम और भी आगे एड ऑन करने के लिए, आपके ट्रेजर को बढ़ाने के लिए। तो जब बात करते हैं, कितनी खुशी होती है जब इतने लोग जुड़ते हैं। वीके सिंह, हितेश सरवैया, जैक पटेल,
कुलविंदर सिंह कंग, ये सब लोग जुड़े हैं। और हमारी भालचंद्र लड्डे मेरे एयरफोर्स के मेरे मित्र हैं, और साथ ही में जगदीश जोशी भी मेरे साथ एयरफोर्स के मेरे मित्र, पुनीत सिंघल, समीरन दास हमारे साथ जुड़े हैं, रविंद्र कुमार सैनी मेरे 40 साल पुराने मेरे क्लासमेट हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत खुशी हो रही है आज के शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपको सब लोगों को हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। आप देख सकते हैं किस तरह से कमेंट्स की बौछार हो रही है। इस तरह से हम प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हम थोड़ी देर में इनको वापस इनके कमेंट्स पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। तो आज है छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती। तो शिवाजी का नाम लेते ही आंखों के सामने एक वीर शासक, आज्ञाकारी पुत्र और नेक मराठा योद्धा की तस्वीर घूम जाती है। महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज साहस और शौर्य की जीती जागती मिसाल थे। वे हमारे देश के इतिहास में सबसे प्रगतिशील और समझदार शासकों में से एक थे। उनकी बहादुरी के किस्से और उनकी जीत की कहानियां अनगिनत है। क्या कहेंगे राकेश जी? मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे कहानी याद आती है महाभारत में अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की। आपको याद है, लोक कथाओं के अनुसार चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था जब वो अपने मां के गर्भ में थे। इसी बात से मेरे को बात याद आती है शिवाजी की भी, उनकी वीर कथाओं की। उनकी वीर कथाओं में इतना असर है कि इसी सिद्धांत पर आधारित आज भी जब भारत के किसी घर में कोई महिला गर्भवती होती है तो उसकी मां और सास उस महिला से कहते हैं कि वो छत्रपति शिवाजी की कहानियां पढ़कर अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को सुनाए, जिससे आने वाला बच्चा उन्हीं की तरह बहादुर पैदा हो। आप समझ सकते हैं कितनी इसकी इम्पैक्ट है वीर शिवाजी की कथाओं की, वीर कथाओं की। बिल्कुल, और इसे कहते हैं गर्भ संस्कार, कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और उस दौरान अगर माँ इस तरह की बहादुर लोगों की, वीरों की कहानियां पढ़ती है, उनके किस्से सुनती है और वे पुराण और शास्त्रों का वो वाचन करती है, तब उसकी सीधी सीधी असर उसकी गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर पड़ती है। तो ये एक आज के बहुत ही इंस्पायरिंग, हम ऐसे लीडर के बारे में, एक राजा के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। शिवाजी या शिवाजी राजे भोसले, इनका जन्म पुणे में स्थित शिवनेरी दुर्ग में 19 फरवरी 1630 को हुआ था। उनके पिताजी शाहजी भोसले और माताजी जीजाबाई थी। उनके पिताजी बीजापुर के दरबार में अधिकारी थे। आबा जी, हम लोग इस शो के अंदर हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैं बात बताना चाहूंगा हमारे सब जितने भी लिसनर्स हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं आज इस शो में, कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत शिवाजी का नाम भगवान शिव जी के नाम पर नहीं रखा गया था। लोग सोचते हैं कि शायद उनके नाम पे रखा गया था, पर मैं आपको बताऊं, उनका नाम शिवाजी देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था, जो कि उनकी फैमिली डायटी थी। रियली ये एक वाकई में हमारे व्यूअर्स के लिए एक सरप्राइजिंग फैक्ट होगा, क्योंकि अब तक सब यही सोच रहे थे कि शायद ये शिवजी के वरदान से प्राप्त हुए होंगे, इसलिए इनका नाम शिवाजी रखा गया। सो थैंक यू फॉर एडिंग दिस इंफॉर्मेशन। और इसी के आगे मैं थोड़ी सी और बात को बढ़ाऊंगी कि जिस तरह से अमूमन पेरेंट्स जो हैं, जब भी कोई कपल होता है, वो अपनी संतान के लिए देवी देवताओं से मन्नतें मांगते हैं कि हमें बेटा हो और वह बड़ा अच्छा हो, प्रभावशाली हो। तो इस तरह से कुछ जीजाबाई ने भी देवी शिवाय से मन्नत मांगी थी, प्रार्थना की थी, और उनको देवी के आशीर्वाद के रूप में एक बेटा प्राप्त हुआ। इस कारण उनका नाम शिवाजी रखा गया। शिवाजी का लालन पालन उनकी माताजी जीजाबाई की देखरेख में हुआ और उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा भी उन्हीं से प्राप्त की। इसीलिए शिवाजी की पहली गुरु उनकी माँ थी। शिवाजी के व्यक्तित्व में उनकी माँ का असर सबसे ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए अगर लोग शिवाजी की वीर गाथा गाते हैं तो सबसे पहले उनकी माँ जीजाबाई को प्रणाम करते हैं। बिल्कुल आबा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। माँ का दर्जा
बहुत ऊंचा होता है और शिवाजी ने उस दर्जे को एक कदम और ऊपर बढ़ा दिया था। आपने गुरुओं की बात की, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि उनकी मां के द्वारा दी गई शिक्षा के अलावा उन्होंने युद्ध का जो प्रशिक्षण था और प्रशासन की जो समझ थी अपने दादा कोंडदेव जी से प्राप्त की थी। इन दोनों ने ही मिलकर शिवाजी में हिंदुत्व की भावना को जागृत किया था और उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए शास्त्रार्थ ज्ञान भी दिया था। इसके साथ साथ उनके जो और गुरु थे, संत रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और वे संत तुकाराम से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। और इसीलिए शायद उनकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं था। अपनी बुद्धिमानी, शौर्य, वीरता और युद्ध कुशलता से मुगलों को उन्होंने पराजित कर दिया। उनके नाम से ही मुगल साम्राज्य कांपता था। कहा जाता है कि मुगल साम्राज्य बहुत पावरफुल साम्राज्य था। बिल्कुल। बड़े बड़े राजा उनके आगे पानी भरते थे, लेकिन ये एक ऐसे राजा थे कि जिनसे सामने मुगल साम्राज्य डरता था कि अगर इनसे युद्ध करना है तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो 6 जून 1674 1674 को शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद उनको छत्रपति की उपाधि मिली और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाने लगा। उन्हें हिंदू परंपराओं को पुनर्जीवित करने और मराठी और संस्कृत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए स्पेशली जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ। हिंदू गौरव और मराठी मानस की जो भावना को जागृत करने का श्रेय जो है वो शिवाजी को ही जाता है। पर शिवाजी को वो सम्मान दिलवाने का श्रेय जो है वो, जिसके वो सही मायने में जिसे कहते हैं हकदार थे, वो श्रेय जाता है बाल गंगाधर तिलक को। शिवाजी को उनका जो प्रभाव है, तिलक के सभी जो कार्य थे उनमें कहीं ना कहीं पे नजर आता था। शिवाजी की तरह भारतीय स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें स्वराज के सबसे पहले प्रवक्ता वो थे, जो कि शिवाजी अपने समय में अपने टाइम के जो प्रवक्ता थे स्वराज के। याद है बाल गंगाधर तिलक जी का वो कोट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। रोंगटे खड़े होते हैं इस कोट को सुन के। इस इसने भारतीय चेतना को जगाने में एक बहुत बड़ा हाथ था इस संदेश का, इस कोट का। शिव जयंती को उत्सव के रूप में मनाने का जो काम था वो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सबसे पहले पुणे में उन्होंने इसको उत्सव के तौर पे पुणे में मनाना शुरू किया और आस्ते आस्ते ये महाराष्ट्र में और हिस्सों में फैल गया। आज की तारीख में तो शिव जयंती जो है वो पूरे हिंदुस्तान में मनाई जाती है, पर महाराष्ट्र में इस दिन को एक फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, बहुत शान और शौकत के साथ। बिल्कुल, क्योंकि वे महाराष्ट्र के शिरोमणि हैं, तो वहां तो इसके लिए पूरा एक त्योहार सा मनाया जाता है। आज के दिन वहां सब जगहों पर छुट्टी होती है और उसके साथ साथ सिर्फ महाराष्ट्र में ही, जैसा कि आपने बताया, पूरे देश में महाराजा छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जाती है। तो यहाँ सूरत में भी अगर मैं कहूँ तो हमारे यहाँ कई जगहों पर उनके मूर्ति स्थापित है और लोग आज खूब जोशो खरोश से जलसा करते हैं और उनकी जयंती को मनाते हैं। तो बात करते हैं शिवाजी के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर, चर्चा करते हैं, कुछ शुरू करते हैं इनसे जुड़े अमेजिंग फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो सबसे पहली बात जो थी, अगर हम बात करते हैं, आजकल सब जगह पर ना सरकार की बड़ी चर्चा है। आप टीवी खोलिए, अखबार खोलिए, सब जगह सरकार की चर्चा चल रही है। सरकार ये कर रही है, सरकार ये नहीं कर रही है। तो आज हम शुरू करते हैं शिवाजी की सरकार की बात से। जी हाँ, उन्होंने एक बहुत ही मजबूत सरकार की स्थापना की। उन्होंने वास्तव में आम लोगों की बहुत परवाह की। वह आम लोगों की भलाई के लिए स्थापित जमींदारों को विस्थापित करने में भी नहीं हिचकिचाते थे। उन्होंने एक दंड संहिता बनाई और यह सुनिश्चित किया कि न्याय तेजी से और निष्पक्ष रूप से सबको मिले। आप जानते हैं कि आजकल हमारे देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इतने सारे केसेस पड़े रहते हैं और उनका जजमेंट आते आते सालों बीत जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जजमेंट आता नहीं है और उससे पहले जो बेचारा जिसने केस दाखिल किया होता है न्याय के लिए, वह स्वर्ग से धार जाता है और वह केस एक बंद फाइल की तरह कहीं कोने में खो जाती है। तो इसके विपरीत शिवाजी महाराज ने ये सुनिश्चित किया
कि सभी को जो न्याय है वो तेजी से मिले और निष्पक्ष रूप से सबको मिले, और लोगों को उच्च अधिकारियों के पास अपनी चिंताओं को उठाने की भी उन्होंने अनुमति दे दी थी। बिल्कुल। और इसके पहले कि मैं कुछ और बोलूं इसके बारे में, बहुत खूबसूरत कमेंट्स आ रहे हैं जिसको पढ़ना मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है। राजेंद्र राजपुरोहित जी कहते हैं, जब इरादे पक्के हो तो पहाड़ भी मिट्टी का ढेर लगता है। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। कुलविंदर सिंह कंग, कंग दे रंग के शो के होस्ट जो हैं, कहते हैं औरंगजेब ने जब शिवाजी से पंगा लिया तो ये घटनाएं मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बनी। बिल्कुल, और इस बात पे हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। और पुनीत सिंगल कहते हैं, इट्स एन ऑनर टू हियर अबाउट अ वॉरियर फ्रॉम अ वॉरियर। यहाँ पे तो दो वॉरियर्स, वुमेन ऑफ सब्सटेंस हमारे साथ बैठी हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे किसानों की, बात कर रहे थे आप सरकार की। मैं आपको कहूं इसके साथ साथ कि शिवाजी ने आम किसानों को और आम लोगों को खुश करने के लिए टैक्स रिफॉर्म्स भी किए, जो पहली बार हमारे देश में कभी हुए थे। गरीब किसानों की खेती के लिए उपकरण और जानवर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिए गए। प्राकृतिक आपदा जो काफी आती थी हिंदुस्तान में, और या फिर दुश्मन के हमलों के समय लोगों को जो त्रासदी होती थी, उसके लिए लोगों को सरकारी गोदामों से राशन दिया जाता था। शत्रुओं से लगातार हमले होते थे, उस हमलों में से जो पीड़ित लोग थे उनको करों में विशेष रियायत दी जाती थी। इसके साथ ही साथ पूरे राज्य में खुशहाली फैली और आम लोग बहुत खुश हुए। इसी से प्रेरणा लेके आज के जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, उनका श्रेय कहीं ना कहीं पे शिवाजी को ही जाता है। एब्सोल्युटली। तो जब हम बात करते हैं उनके रिफॉर्म्स की, जब हम बात करते हैं उनके टैक्स स्ट्रक्चर्स की, तो हम कैसे भूल जाएं कि शिवाजी महाराज ने महिलाओं को बहुत ही ज्यादा सम्मान दिया। शिवाजी महिलाओं पर किसी भी तरह के अत्याचार के सख्त खिलाफ थे, चाहे वो दुश्मन ही सेना की महिला क्यों ना हो। औरतों के सम्मान से खिलवाड़ करने वाले को वह कठोर सजा दिया करते थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने निश्चित किया कि किसी भी महिला को कभी भी बंदी बनाया ना जाए। मैं आपको एक और बात बताऊं आभा जी, माना जाता है कि जो ये दया और सहानुभूति की जो उनके अंदर जो एक जो कीड़ा था उनके अंदर, वो कीड़ा जो था अपनी माँ जीजाबाई से उन्हें विरासत में मिला था, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और माँ का असर उनके लाइफ के ऊपर बहुत गहरा था। बिल्कुल। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी आदमी या मेल या लड़का अपनी माँ को बहुत चाहता है, अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, उनको बहुत रिस्पेक्ट देता है, वह अपने जीवन में आने वाली अन्य सभी महिलाओं को भी आदर से, सम्मान से उनको देखता है और उनकी इज्जत करता है, और उनके खिलाफ कभी भी कोई किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब जब बात करते हैं, हमने सरकार की बात करी, तो सरकार और आम जनता की जब बात हो रही है तो वहां डेफिनेटली विभिन्न धर्मों की बात आती है कि उनकी सरकार, उनकी जनता में, उनके राज्य में विभिन्न धर्म के लोग थे। तो यहाँ पर शिवाजी के बारे में अगर मैं कहूँ तो वह एक धर्मनिरपेक्ष राजा थे। उनकी रिलीजियस टॉलरेंस जो थी वो कमाल की थी। वो अपनी माँ से बहुत ही प्रभावित थे, जो खुद एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। इसके साथ हिंदू महाकाव्य रामायण और महाभारत ने भी शिवाजी को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। इन सब ने उनके अंदर मजबूत हिंदू मूल्यों की नींव रखी। शिवाजी को यह कतई मंजूर नहीं था कि लोग जात पात के झगड़ों में उलझे रहें, लेकिन वह किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे। उस समय जब भारत में अन्य सभी राज्य अपने धार्मिक विश्वासों के कारण दूसरे धर्मों पर अत्याचार करते थे, शिवाजी सभी धर्मों के बहुत ही अनुकूल थे, सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी एक परिवर्तित हिंदू से की, कन्वर्टेड हिंदू। वे नियमित रूप से हिंदू और सूफी संतों के साथ विचार विमर्श करते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य मुगल शासन को उखाड़ फेंकना और मराठा साम्राज्य की स्थापना करना था। बिल्कुल, बहुत सही बात कही। रिलीजियस टॉलरेंस की अगर बात करें
तो मेरे ख्याल में शिवाजी का कोई सानी नहीं है। उनकी रिलीजियस टॉलरेंस अर्थात धर्मनिरपेक्षता जिसकी आपने बात की, इस बात से भी जाहिर होती है कि उनकी जो सेना थी, करीब 1.5 लाख मजबूत सेना उनकी थी, उसमें से करीब 60,000 से ज्यादा सैनिक मुसलमान थे। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं रिलीजियस टॉलरेंस का एपिटोम थे शिवाजी। और उनकी सेना के कुछ हाईएस्ट लेवल्स, प्रमुख पदों पे भी मुस्लिम कार्यरत थे। तो उन्होंने कभी रिलीजन को कभी तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने अपने राज्य की सभी मस्जिदों को केवल संरक्षण ही नहीं दिया, पर अगर कभी किसी वॉर के दौरान, किसी बैटल के दौरान अगर कुरान की प्रति मिलती थी, उसको भी वो सम्मान पूर्वक उठाते थे और सम्मान पूर्वक अपने मुस्लिम सहयोगियों को दे दिया जाता था। उनके बारे में कहते हैं लोग कि वो कट्टरपंथी हिंदू थे। ये जो जो हम बातें कर रहे हैं धर्मनिरपेक्षता की उनकी, ये सब उन बातों को नकारता है कि वो कट्टरपंथी हिंदू नहीं थे। वो बिल्कुल एक रिलीजियस टॉलरेंट लीडर थे। और जब आपने बात की है सेना की, उनके सैनिकों की बात की है, उनकी सेना के विषय में थोड़ी सी बातें छेड़ी हैं, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने अपनी सेना के लिए भी उसको संगठित करने में भी काफी सारे सुधार लाए। उन्होंने रिफॉर्म्स किए काफी सारे अपनी सेना को संगठित करने के लिए। शिवाजी एक अच्छी सेना की इकाई के महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते थे, समझते थे, क्योंकि इससे पहले मराठों की कोई अपनी सेना ही नहीं थी। इसलिए शिवाजी ने मराठों की एक पेशेवर सेना का गठन किया और सैन्य संगठन में सुधार किया। उन्होंने अपने राज्य में जबरदस्ती भर्ती किए गए सैनिकों की जगह एक स्थायी सेना खड़ी की। अब यहाँ जबरदस्ती भर्ती किए गए सैनिकों की अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा मैं क्लियर करूंगी, बिकॉज अभी बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं जिन्हें उस चीज के बारे में पता नहीं है कि जबरदस्ती कैसे भर्ती किए जाते थे। वो इसलिए कि उस जमाने में नॉर्मली सेना में बहुत कम लोग होते थे और जब भी कोई युद्ध सामने आ जाता था तो राज्य के सभी जवानों और बूढ़ों को बिना उनकी मर्जी के, बिना जाने कि उन्हें रणनीति का कितना ज्ञान है, बस उनको सेना में भर दिया जाता था। और ये ज्यादातर जवान और बूढ़े जो होते थे जिन्हें युद्ध करना एक्चुअली आता नहीं था, उन्हें ये पैदल सैनिकों में सबसे आगे खड़ा कर देते थे, ताकि अगर कोई हानि भी हो तो उनकी हो और इनके अपने जो एक्चुअली कुशल सेना के लोग होते थे वो सेफ रहें। तो यहाँ पर शिवाजी ने इन चीजों के एकदम उल्टे, उन्होंने हर एक सिपाही को टटोल के, चेक करके, उसकी मर्जी जान करके उसे बिना किसी भेदभाव के सेना में नियुक्त किया। वहां पे हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सभी धर्म के लोगों को उन्होंने अपनी सेना में स्थान दिया। बिल्कुल। मैं आपको और बताऊं एक बात, जो जबरदस्ती जो आपने बात की सेना की, ये जो जबरदस्ती भर्ती किए जो सैनिक जो होते हैं उनको अंग्रेजी में कंस्क्रिप्शन कहते हैं। और कई देशों में ये प्रैक्टिस आज भी जारी है, भले ही उसका नाम कुछ और दिया जाता हो, पर आज भी ये सिस्टम कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस के साथ स्पेशली जोड़ा जाता है, जो आज भी लागू है। वॉलंटरी डिफेंस फोर्स उन्होंने शुरू की और उसके साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि उन्होंने इसके साथ साथ एक मजबूत इंटेलिजेंस यूनिट को भी सेटअप किया। ये जो उनकी इंटेलिजेंस विंग थी, उसने ना केवल उनको सही योजनाएं बनाने में मदद मिली, उनकी सेना की जो कौशल थी उसको बढ़ाने में भी उसका बहुत बड़ा योगदान था। यही नहीं, शिवाजी महाराज खुद एक अद्भुत सेनापति थे और उन्होंने अपनी सेना की मिलिट्री टैक्टिक्स का महत्व अपनी टीम को सिखाया। युद्ध कौशल में उनका कोई सानी नहीं था। उनकी छोटी सेना थी, आधुनिक शस्त्रों से भी लैस नहीं थी, पर फिर भी अपनी रणनीति, गति और चतुरता के बल पर वे बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटा देते थे। वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल कमांडर थे, मतलब रणनीति के साथ साथ एक प्रैक्टिकल कमांडर थे और अपने सैनिकों के जान की कीमत अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने अपने सैनिकों को शहीद होने के लिए कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया, जैसे कि आमतौर पे आज की तारीख में फौज अपने लोगों के साथ करती है। वे हमेशा कमजोर पड़ने पर युद्ध के मैदान में मरने के बजाय स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करके और फिर से एकत्रित होकर युद्ध करने के पक्ष में थे और ज्यादातर उसके अंदर उनको जीत मिली। उस समय की अधिकांश सेनाओं के विपरीत उनकी जो सेना थी
उसकी उनकी सेना बहुत ही अनुशासित थी। और आज की तारीख में अगर हम अपने डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस फोर्सेस की बात करें, उनके डिसिप्लिन की बात करें, तो कहीं ना कहीं शिवाजी के सेना का जो डिसिप्लिन था, उस डिसिप्लिन से प्रेरित होकर हमारी आज की फौज भी डिसिप्लिन है। बिल्कुल, और बिना डिसिप्लिन के तो डेफिनेटली किसी फौज के कोई मायने नहीं है। अच्छा राकेश जी, यहाँ पर मैं आपकी बात को थोड़ा-सा काटते हुए अपना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जो शायद दर्शक भी जानना चाहेंगे, कि मैंने सुना है कि शिवाजी महाराज की जो तलवार थी, उनका वज़न 62 किलोग्राम था। क्या ये सच है? मतलब 70-75 किलो के तो वो खुद थे, और उनके हाथ में लड़ते हुए 62 किलो की जो तलवार है, उसको कोई लेकर के कैसे हैंडल कर सकता है? मुझे लगता है शायद ये एक मिथ है, या बस एक कहानी है शायद। आपने जब बोला कि आप प्रश्न पूछना चाहते, आपने मुझे डरा दिया था। पर नेवरदलेस मैं आपको बताता हूं कि ऐतिहासिक सबूत जो है, अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं, उनके अनुसार शिवाजी छोटे आकार के थे। उनकी हाइट करीब 5.5 फीट थी, 5 फीट 5 या 5 फीट 6 इंचेस की उनकी हाइट थी। उनका वजन करीब करीब 70-72 किलो के करीब आसपास था। ये तो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। पर इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनकी तलवार का वजन 62 किलो था। इसके बारे में मैंने आज तक कहीं भी पढ़ा नहीं है। पर मेरी समझ में जितना है, उसके हिसाब से मैं आपको कह सकता हूं कि इतनी भारी तलवार के साथ लड़ाई में युद्ध करना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल कार्य है। और शायद कहीं ना कहीं पे इसके पीछे शायद कुछ मे बी फैक्ट नहीं हो। पर मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको ये बता सकता हूं कि शिवाजी के पास अनेकों तलवारें थी। उसमें से लड़ाई के दौरान इस्तेमाल करने के लिए अलग, किसी शाही कार्यक्रम में पार्ट लेने के लिए अलग, दशहरा के दौरान हथियारों की जो पूजा करने के लिए तलवार होती थी वो अलग। मतलब अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग तलवारें वो यूज करते थे। उनकी जितनी भी तलवारें थी, उनमें 3 तलवारें थी जो बहुत फेमस थी, बहुत बहुचर्चित थी। क्योंकि शिवाजी महाराज मां भवानी के परम भक्त थे। उनकी तीनों तलवारों के नाम भी माता के नाम पे ही रखे गए थे। भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार और तुलजा तलवार। जो भवानी तलवार थी उसका वजन सिर्फ 1.25 किलो, 1.115 किलोग्राम था। शिवाजी को उनकी सेना के जो सेनापति थे अंबाजी सावंत ने उनको डच को जब हराया था, उस टाइम पे ये तलवार उनके हाथ आई थी। और अंबाजी सावंत ने उपहार में शिवाजी को ये तलवार दी थी। शिवाजी इस तलवार को युद्ध में इस्तेमाल किया करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहते हैं कि जब मां भवानी ने यह तलवार शिवाजी को खुद दी थी। मैं पिछले साल शोलापुर गया था, तुलजा भवानी के मंदिर में गया था। वहां पे लोगों से जब मैंने चर्चा की इसके बारे में, तो वहां पे भी लोगों ने मुझे यही कहा कि जी हाँ, मां भवानी ने यह तलवार खुद शिवाजी को दी थी। ये विश्वास की बात है, इसका कोई प्रमाण तो है नहीं। पर दूसरी जो तलवार थी, तुलजा तलवार, ये तलवार जो थी शिवाजी को उनके पिताजी ने उनकी अपार प्रगति को देखते हुए खुशी में ये भेंट की थी। और अगर हम बात करें शायद दशहरा के दौरान जो हथियारों की जो पूजा होती थी, वो तलवार जो है शायद मैं कह रहा हूं, उस तलवार का वजन शायद वो हो जो आप बात कर रहे थे 62 किलो की। तुलजा तलवार भी इतनी भारी नहीं थी जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे 62 किलो की, और ना ही ये भवानी तलवार उतनी भारी थी। इस बात का कोई प्रमाण कहीं पे भी नहीं है, पर मेरे ख्याल में शायद ये मनगढ़ंत कहानी ही लगती है मेरे को। तो दैट्स वेरी नाइस। आपने थैंक यू इस चीज के लिए कि आपने इस चीज को बहुत क्लियर कर दिया। कई बार ये होता है कि कई चीजें सिर्फ कहानी के तौर पर कह दी जाती हैं और हम उन पर विश्वास कर लेते हैं। तो थैंक यू फॉर क्लियरिंग दिस मिथ। और अब जब हम बात कर रहे हैं तलवारों की, तो जब तलवारों की बात होती है तो युद्ध की बात होती है और रणनीति की बात चलती है। तो शिवाजी जो थे, युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर थे। ये उनकी एक्सपर्टीज थी, ये उनकी नीश थी अगर मैं कहूं तो। उन्होंने कई ऐसे सैन्य रणनीतियों में महारत हासिल की और ऐसे गैर पारंपरिक तरीके अपनाए जिस कारण शक्तिशाली दुश्मनों को हराने में वे सफलता हासिल करते थे। और तब जब शिवाजी महज 16 साल के थे, तब उन्होंने बीजापुर के सेनापति को लालच देकर तोरना के किले पर कब्जा कर लिया था।
1655 आते आते उन्होंने एक के बाद एक कौंडन, जवली, राजगढ़ इन किलों पर कब्जा करके धीरे धीरे संपूर्ण कोंकण और पश्चिमी घाट पर कब्जा जमा लिया था। शिवाजी महाराज का मराठवाड़ा में उनके शासन काल में लगभग 360 किलों का नियंत्रण था। बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी ने औरंगजेब की सहायता के लिए हाथ आगे बढ़ाया था, पर ऐसा हो न सका क्योंकि अहमदनगर के पास मुगल क्षेत्र में 2 अधिकारियों ने छापा मार दिया और वे बीजापुर पर विजय नहीं पा सके। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। अब मैं, अगर आप मौका दें, मैं आपको इसके बारे में बात करने के बजाय मैं एक छोटा-सा एक डाइवर्शन लेना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़ी हैं शिवानी जी, माउंट आबू से हैं ये, पर अभी कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ यूएसए से, और वो कह रहे हैं सो हैप्पी क्या टू बात है। लिसन अबाउट शिवाजी महाराज। थैंक यू वेरी आबा मच जी। शिवानी जी। थैंक यू, कह रहे हैं थैंक यू आबा जी, गोरिल्ला वॉरफेयर के बारे में बताइए। अभी बात करते हैं उसके बारे में। कंग साहब कहते हैं शिवाजी को जासूस बाहिर जी नायक का भी बहुत सहयोग मिला। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुलवंत सिंह कंग जी। जगदीश जोशी जी कहते हैं शिवाजी महाराज इज रिवियर्ड एज अ ग्रेट लीडर इवन इन वियतनाम बिकॉज ऑफ हिज गुरिल्ला वॉरफेयर। बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपको ये बताऊं कि शिवाजी जब 16 साल के थे, जैसे जैसे आपने बताया कि उन्होंने तोरना के किले पर कब्जा किया, उनके पास उस समय केवल 16 सैनिक थे। ये बहुत बड़ी बात है कि 16 सैनिकों के साथ 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला किले फतेह किया। कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो उनके कारण, उनके जो मेथोडोलॉजी थी, जो वॉर की जो उनकी टैक्टिक्स थी, उनको गुरिल्ला वॉरफेयर का जनक भी कहा जाता है। वे अपने क्षेत्र को बहुत अच्छी तरह से जानते थे और कहीं से भी निकलकर अचानक ही कहीं पे भी जाके हमला कर देते थे और गायब हो जाते थे। इसके कारण उन्हें माउंटेन रैट भी कहा जाता था। पर ये नाम मुझे समझो कुछ तरीके से पसंद नहीं है। कहा बेशक माउंटेन रैट जाता था उनको, पर मैं अगर सही बात में बोलूं तो वो शायद माउंटेन रैट नहीं थे, वो एक हाई प्रोफाइल शेर थे जिनकी दहाड़ से दुश्मन कांप जाते थे। और Absolutely. इसके साथ साथ मैं आपको एक और बहुत सरप्राइजिंग बात बताना चाहूंगा। शायद आप भी नहीं जानते होंगे उस बात को, और बहुत कम लोग जानते होंगे। वो ये है कि शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी के रूप में भी जाना जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप। दुनिया को शिवाजी को अपनी सेना की टेक्निक्स और गैर पारंपरिक तरीके से लिए जाना जाता है, ये तो मुझे पता है, पर उनके नेवी के कनेक्शन के बारे में तो मैंने एक्चुअली कहीं नहीं सुना था और कभी नहीं सुना था। तो ये तो मुझे वाकई में बहुत क्यूरियोसिटी आ गई है कि हाउ ही कैन बी फादर ऑफ इंडियन नेवी। प्लीज आप तुरंत इसके बारे में आप बिल्कुल देर न करते हुए जरूर शेयर करें। बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यही तो है जो हम लेके आते हैं आपके पास अपने पिटारे में से निकाल के। मैं आपको बताता हूं, शिवाजी के पास एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना का बेड़ा भी था। उनके जब शुरुआत के दिन थे, प्रारंभिक दिनों में, शिवाजी को नौसैनिक बल के महत्व का एहसास हो गया था। कैसे? वो जानते थे कि भारत को डच, पुर्तगाली और अंग्रेजों जैसे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनसे बचने के लिए, और केवल उनसे नहीं, उसके साथ साथ जो कोंकण के एरिया में जो पायरेट्स, जो समुद्री डाकू जिन्हें कहते हैं, उनसे अपने कोंकण के तट की रक्षा करने के लिए नौसेना की एक बेड़े की आवश्यकता है। ये उनको बहुत पहले इसके बारे में एहसास हो गया था। इस कारण उन्होंने उस समय समुद्र तट की रक्षा करने के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया, जबकि बहुत से राजाओं को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, किसी ने इसके बारे में सोचा तक नहीं था। इससे उनकी दूरदर्शिता और युद्ध कौशल का अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात से कि उन्होंने उस समय में नेवी के बारे में सोचा। उन्होंने जयगढ़, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कई अन्य नेवल फोर्ट्स बनाए और उनका जो निर्माण किया, जिनका कि अवशेष आज भी मौजूद हैं। लोग वहां पे जाते हैं देखने के लिए और उनकी इस स्ट्रेटेजी को प्रणाम करने के लिए। उनके पास उस समय में 4 अलग अलग प्रकार के युद्ध पोत भी थे, और गौरतलब ये बात है कि उनकी नौसेना एक डिफेंसिव नौसेना थी और उन्होंने अपने लाइफ में कभी कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं की। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जानकारी भी दे दूं कि लोनावला में स्थित भारतीय नौसेना का एक बेस है,
उसका नाम है आईएनएस शिवाजी। और इस बेस में नेवल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्थित है, जहां पे इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारियों को टेक्निकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। और सबसे बड़ी बात, इस बात में सबसे बड़ी कड़ी जो है वो ये कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले साल 13 फरवरी को आईएनएस शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर्स प्रदान किए थे। अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रेसिडेंट्स कलर्स जो होते हैं, ये भारत में किसी भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को दिए जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान है। वाओ, ये तो एक बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे खजाने में ऐड हो गई है। और आपने जब बात की माउंटेन रैट की, फादर ऑफ इंडियन नेवी की, तो मैं एक और टैग इनके साथ जो फेमस है शिवाजी के साथ, उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगी। शिवाजी को एस्केप आर्टिस्ट भी कहा जाता है। वे दो मौकों पर, एक बार औरंगजेब के आगरा किले की कैद से और दूसरी बार पन्हाला किले की कैद से आश्चर्यजनक रूप से फरार होने में सफल रहे थे। क्या बात है, एक नया नाम दे दिया आपने, एस्केप आर्टिस्ट। वंडरफुल। आगरा और पन्हाला, ब्यूटीफुल। इन दोनों किलों के एस्केप की ये जो कहानियां हैं वो बहुत रोचक है। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं उसको वो जस्टिस दे पाऊंगा अपने तरीके से। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने तरीके से, आप फेमस हैं एज अ स्टोरी टेलर, मैं चाहूंगा कि आप अपने स्टोरी टेलर के अंदाज में इन दोनों कहानियों को हमारे सुनने वालों के साथ शेयर कीजिए प्लीज। फाइनली मुझे कहानी सुनाने का फिर एक बार मौका मिल गया। जी जरूर, बट ये कहानी बताने से पहले ये बताना चाहूंगी कि शिवाजी महाराज ने 2 बार, मैं सूरत की हूँ तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं से जब भी हम यहाँ बात करते हैं तो उस चीज का, उस व्यक्ति का मैं सूरत से कनेक्शन जरूर ढूंढती हूँ। और मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि सूरत का जिक्र हो रहा है यहाँ शिवाजी महाराज के इतिहास को डिस्कस करते हुए भी। तो शिवाजी महाराज ने उस समय 2 बार सूरत को लूटा था। यहाँ पर फिर एक बार क्लियर करना चाहूंगी, ये जो लूटने की जो उन्होंने कार्यवाही की थी, ये कोई नेगेटिव फैक्टर से नहीं की थी। यह सिर्फ इसलिए कि 6 साल जो शाइस्ता खान जिसे औरंगजेब ने सूबेदार बनाया था, उसने अपनी 1.5 लाख फौज लेकर के राजा शिवाजी का पूरा मुल्क तबाह कर दिया था। और इसके लिए उसका हर्जाना वसूल करने के लिए शिवाजी ने मुगल क्षेत्रों में लूटपाट मचाना प्रारंभ कर दिया। अब सूरत जो था उस समय पश्चिमी व्यापारियों का गढ़ था और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हज पर जाने का द्वार, मींस जिसको भी यहाँ हिंदुस्तान से हज जाना होता था तो वे सूरत के बंदरगाह से, वहां के पोर्ट से हज जाया करते थे। यह एक समृद्ध नगर था और इसका बंदरगाह, पोर्ट जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। शिवाजी ने सिर्फ 4000 की सेना के साथ 1664 में 6 दिनों तक सूरत के धनाढ्य व्यापारियों को लूटा। उन्होंने हालांकि आम आदमियों को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं, उन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं किया, सिर्फ धनाढ्य लोगों को, रिच लोगों को लूट करके, रिच बिजनेसमैन को लूट करके वे वहां से लौट गए। और उसके बाद अब बारी है दूसरी कहानी की, जो है आगरा के किले से फरार होने की। सॉरी, मैं कनेक्शन करना चाहूंगी, ये मेरी कहानी का पहला कनेक्शन था कि सूरत में उन्होंने कैसे लूट मचाई। तो अब ये पहली कहानी की ओर बढ़ते हैं, आगरा की किले से फरार होने की। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। 1666 में औरंगजेब ने शिवाजी को मुलाकात का न्योता दिया था। जब शिवाजी अपने बेटे और एक छोटे दल के साथ औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे तो औरंगजेब ने उन्हें छल से बंदी बना लिया। हालांकि शिवाजी को कभी भी जेल में नहीं रखा गया, पर कुछ दिनों बाद शिवाजी बीमार पड़ गए। काफी उपचार किए गए 3 दिन तक, और 3 दिन के उपचार के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उन्हें डॉक्टरों ने फिट घोषित कर दिया कि नाउ ही इज परफेक्टली फाइन। अब आप तो जानते हैं राजा महाराजाओं के कल्चर को, उनके ट्रेंड को, जब भी खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा भारी भरकम डिक्लेरेशन करते हैं। तो इसी प्रकार शिवाजी भी, हालांकि वह उस समय औरंगजेब की कैद में थे, लेकिन उन्होंने जब डॉक्टरों ने उन्हें फिट जाहिर कर दिया, तब उन्होंने डॉक्टरों, ब्राह्मणों और गरीब लोगों के बीच मिठाई बांटने की इच्छा जाहिर कर दी।
जैसे आपको पता होगा कि पुराने जमाने में राजा लोग जब भी खुश होते थे तो अपने गलों में से हार निकाल निकाल कर निछावर करते थे, या पूरे बिल्कुल शहर बिल्कुल। में, पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाते थे, कपड़े बंटवाते थे, दान धर्म करते थे। तो हालांकि शिवाजी कैद में थे, फिर भी हालांकि वो एक महाराज थे, एक राजा थे, तो वो कैसे अपनी उसको भूल सकते हैं। उन्होंने अपनी खुशी को सबके साथ बांटने के लिए मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने की इच्छा जाहिर की, जिसके लिए मिठाइयों को भारी मात्रा में बनाया गया और बड़े-बड़े बांस की टोकरियों में सख्त निरीक्षण के बाद उन्हें वहां से निकाला जाता था, कि ये देखने के लिए कि कहीं मिठाई में, टोकरियों में कोई छिपकर तो नहीं जा रहा है। और ऐसा कुछ दिनों तक लगातार चला। बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग होती थी, बहुत ही ज्यादा। मतलब कोई, अब कहें कि कोई छोटा सा प्राणी भी उनकी आंखों से बच के नहीं जा सकता था। पर कुछ दिन तक लगातार इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग चली, कुछ नहीं मिला। तो भाई सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट था, जो निरीक्षण कमेटी थी इनकी, वह थोड़ी सी ढीली हो गई। बोले रोज चेक करता है, कुछ तो होता नहीं मिठाई में, कौन जाएगा मिठाई की टोकरी में, छोड़ो परे। उन्होंने चेक करना छोड़ दिया और इस तरह से फिर मिठाइयों की जो बांस की टोकरियां थी वो बिना रोक टोक के, बिना चेकिंग के जाने लगी। अब यहाँ पे शिवाजी ने लगाई अपनी तिकड़म, अपना स्मार्ट दिमाग यूज किया और अपने बेटे के साथ मिठाई की बड़ी टोकरियों के अंदर छुप कर वहां से भाग निकले और दरबार से निकलकर महाराष्ट्र की ओर बढ़ने की बजाय दोनों मथुरा की ओर निकल पड़े। मथुरा पहुंचने के बाद पिता पुत्र ने अपनी दाढ़ी और मूछें मुंडवा दी ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके और भिखारियों के रूप में प्रयाग, बुंदेलखंड और गोलकोंडा होते हुए 60 दिनों की यात्रा के बाद वे रायगढ़ पहुंचे और इसके बाद सन 1670 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ति शिवाजी के हाथ लगी और लौटते वक्त उन्होंने मुगल सेना को सूरत के पास फिर से हरा दिया। क्या बात है, क्या बात है। आपने दो कहानियां सुनाई उनकी एस्केप की और दो कहानियां आपने सुनाई अपने शहर की, सूरत की। क्या बात है। पर जैसे आपने अपने शहर सूरत का कनेक्शन शिवाजी के साथ जोड़ा है, मैं भी अपना एक कनेक्शन शिवाजी के साथ इस्टेब्लिश करना चाहता हूं, अगर आप मौका दे तो। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ देखिए, कोर्स। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस शहर से शिवाजी ने सबसे पहला अपना एस्केप को अंजाम दिया, उसी शहर में मेरा जन्म हुआ था, अर्थात क्या बात आगरा। है। तो मैं भी अपना एक कनेक्शन उसके साथ इस्टेब्लिश करता हूं। व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। मुझे याद दिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा से उनकी जो एस्केप है, उसके लिए उनकी दूरदर्शिता को भी दिखाता है, दर्शाता है। और मैं आपको बताऊं कि सबसे बड़ी बात, आगरा से भागकर, जैसे आपने कहा कि वो अपने राज्य में नहीं गए, वो 60 दिन के बाद भारत भ्रमण करने के बाद अपने राज्य में वापस गए। ये अपने जो एनिमीज हैं उनको मिसगाइड करने के लिए ये स्टंट अपनाया गया। और ये भी उनका एक जो उनके दिमाग में जो उनका जो था, बहुत ही उनके जो प्लान्स होते थे, वो उस प्लान को दिखाता है कि कितने सही सटीक उनके दिमाग होते थे। व्हाट एन आइडिया सर जी, हैट्स ऑफ टू यू। मैं अगर आपको बिल्कुल कहूं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पे जो हुदुइनी थे, हुदुइनी ने भी अपने एस्केप स्टंट्स की प्रेरणा मेरे ख्याल में शायद शिवाजी से ही ली होगी। चलो, बिल्कुल नेवरदलेस, अब हम लोगों ने पहली कहानी तो सुन ली आगरा की। अब पन्हाला किले के साथ भी उन्होंने एक एस्केप अपना एक परफॉर्म किया था एक्ट। अब उसके साथ कोई कनेक्शन अगर आपका है तो वो बताइए, नहीं तो हमको कहानी सुनाइए। बिल्कुल, कनेक्शन तो मेरा नहीं है, लेकिन कहानी मैं जरूर सुनाऊंगी, उसके लिए मैं बिल्कुल। हमेशा रेडी रहती हूँ। तो उस कहानी कुछ है इस प्रकार, पन्हाला किले की, कि 1659 में, 1659 में जब शिवाजी सिद्दी जौहर की सेना द्वारा पन्हाला किले में फंस गए थे, तब इससे बचने के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। उन्होंने 2 पालकियों की व्यवस्था की, जिसमें से एक में एक नाई को बिठा दिया जो बिल्कुल उनकी तरह दिखता था और उसे किले से बाहर जाने को कहा, ताकि लोग उसे शिवाजी समझ करके मिसगाइड हो जाएं और उनके पीछे लग पड़े। तो क्योंकि उस नाई की शक्ल उनसे बहुत मिलती थी, दुश्मन के सैनिक नकली पालकी के पीछे चल दिए और इस तरह से शिवाजी 600 सैनिकों को चकमा देकर के भागने में कामयाब हो गए। गलती का एहसास होने पर सिद्दी जौहर की सेना ने उस नाई
शिवा काशिद को मौत के घाट उतार दिया। वेरी सैड, एक्सट्रीमली सैड। ये सैड ये नहीं है कि उनको मौत के घाट उतार दिया गया, सैड दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि शिवा काशिद का अपने राजा को बचाने के लिए और स्वराज के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान का जो बात है, वो इतिहास में इसका कहीं पे कोई उल्लेख नजर नहीं आता है। हम कैसे भूल सकते हैं कि उनके बलिदान के बदौलत ही हिंदुस्तान को शिवाजी जैसे एक वीर और साहसी राजा मिला। नहीं तो क्या पता शायद हमको ये दिन देखने को नहीं मिलता। शायद इसका एहसान शायद हिंदुस्तान कभी नहीं उतार पाएगा। और आज हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से शिवा काशिद के सर्वोच्च बलिदान को याद करके उन्हें अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू। और इससे पेशतर कि मैं आगे बढ़ूं, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मैसेज आ रहा है एल.आर. प्राशर जी की तरफ से। This avalanche of information, quite unknown, generally would engender patriotism in the young, which is the need of the day. Absolutely, एल.आर. प्राशर जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आज की यह एक बहुत बड़ी जरूरत बनती जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जब शिवा काशिद की जब आपने बात की, तो मैं यही कहूंगी राकेश जी कि शिवाजी जैसे एक बड़े योद्धा, वीर योद्धा का जब निर्माण होना था, उनकी एक भव्य गाथा लिखी जानी थी वीरता की। तो कहा जाता है कि ऐसे बड़े बड़े जब वीर तैयार होते हैं तो उनकी सफलता के पीछे अक्सर नींव में कुछ बलिदान छुपे होते हैं। तो कहीं ना कहीं शिवा काशिद के इस बलिदान को अगर मैं कहूं तो शिवाजी ने कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दिया, वेस्ट नहीं जाने दिया, और उन्होंने उसके बलिदान का मान रखते हुए अपने आप को वाकई में एक वीर योद्धा साबित किया। और उसके साथ ही ये भी बात है कि शिवाजी, अगर उनकी एक इंसान के रूप में बात करें, उनके स्वभाव की, तो वे एक बहुत दयालु इंसान थे। उन्होंने अपनी सेना में उन सब का स्वागत किया जिन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नॉर्मली हम अगर इतिहास पढ़ते हैं तो वहां अक्सर देखा करते हैं कि अगर कोई राजा युद्ध में जीत जाते हैं तो अपने दुश्मन सेना को या तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं या सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार देते हैं। पर यहाँ शिवाजी इसके विपरीत, जब भी कोई दुश्मन सेना आत्मसमर्पण कर देती थी तो वे बजाय उनको कैद करने या मारने के, वो अक्सर उन्हें अपनी ही सेना में फिर से शामिल कर लेते थे। और उन्होंने कभी भी धार्मिक स्थानों पर या वहां पे रहने वाले आम लोगों के घरों पर छापा नहीं मारा। तो शिवाजी युद्ध में जीते गए खजाने का भी बही खाता रखते थे। मतलब कि समझो कहीं पे उन्होंने किसी के साथ युद्ध किया और वहां युद्ध में उन्होंने खूब सारा खजाना जीता, उन्हें काफी सारी संपत्ति हासिल हुई, तो हर एक वस्तु का वो हिसाब किताब रखते थे। ये नहीं कि भाई खजाना मिला है तो चलो सब आपस में बांट लो, खाया पिया किस्सा खत्म। तो ऐसा नहीं होता था। वे खजाने की बकायदा पूरी रिपोर्ट रखते थे, उसका हिसाब किताब रखते थे, अकाउंट्स रखते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये दिखाता है कि कितने जेन्युइन लीडर थे वो। ये सब इसके लिए था क्योंकि वो पहले भारत के लिए लड़ते थे, बाद में अपने राज्य के लिए लड़ते थे। उनका लक्ष्य बहुत क्लियर था, हमेशा से उनका लक्ष्य क्लियर था कि मुगलों को हराना है और देश में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करना है। उन्होंने हमेशा अपने सैनिकों को प्रेरित किया कि वो भारत के लिए लड़ें और किसी राजा के लिए नहीं। चलो, ये बहुत बातें हुई। एक और कहानी का मौका मैं आपको देना चाहता हूं। एक और कहानी जो शिवाजी के बारे में बहुत फेमस है वो है 7 फुट के अफजल खान के साथ 5.5 फुट के शिवाजी का किस्सा। वो भी किस्सा बहुत लोकप्रिय थी। उसके बारे में भी आप अपने अंदाज में प्लीज वो कहानी भी हमारे सुनने वालों को सुनाइए प्लीज। बिल्कुल, मैं तैयार हूं अपनी कहानी के साथ राकेश जी। बीजापुर के राजा आदिल शाह। आप ऐसे ही तो बेस्ट इंडिया के बेस्ट यूट्यूबर और बेस्ट स्टोरी टेलर नहीं बने हैं ना। थैंक यू सो मच। तो कहानी है कुछ इस प्रकार से कि बीजापुर के राजा आदिल शाह शिवाजी की सेनाओं से लगातार हार और नुकसान से नाराज थे। उन्होंने 1657 में अपने दिग्गज जनरल अफजल खान को शिवाजी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा। एक शक्तिशाली सेना होने के बावजूद वह शिवाजी को हराने में असमर्थ थे।
2 महीने के बाद अफजल खान ने शिवाजी को एक दूत भेजा, मैसेंजर, जिसमें दोनों नेताओं को किले के बाहर निजी चर्चा के लिए मिलने का सुझाव दिया गया। निजी चर्चा से यहाँ मतलब है पर्सनल और प्राइवेट डिस्कशन। तो इन्होंने, अफजल खान ने अपने एक मैसेंजर को भेज करके शिवाजी से कहा कि भाई बहुत लड़ लिए, इसका कुछ सोल्यूशन नहीं आ रहा है, चलिए हम एक प्राइवेट टॉक में, प्राइवेट डिस्कशन में मिलते हैं और इसका कुछ रास्ता निकालते हैं। तब दोनों की मुलाकात प्रतापगढ़ किले की तलहटी में तय की गई और ये भी तय किया गया कि दोनों केवल एक तलवार से लैस होकर के आएंगे और कोई शस्त्र साथ में लेकर नहीं आएंगे, और अपने साथ सिर्फ 3 लोगों को वो और अपने साथ ला सकते हैं। किसी तरह की कोई सेना नहीं होनी चाहिए या किसी तरह का और कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कुछ शर्तें रखी गई। लेकिन शिवाजी को, उनकी कहते हैं ना दूरंदेशी, उनको पता था कि अफजल खान इतना सीधा इंसान नहीं है कि बड़ी आसानी से मुझे मिलने के लिए बुला ले और एक प्राइवेट चर्चा, एक प्राइवेट डिस्कशन में अपनी मैटर को सुलझा सके। बोले कि इतनी आसानी से ऐसी चीजें हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी दूरंदेशी लगाई। शिवाजी को संदेह था कि अफजल खान उस पर हमला जरूर करेंगे और इसके लिए उन्होंने अपने कपड़ों के नीचे कवच पहना, बख्तर कहते हैं जिसे, और अपने हाथ में बाघ नख धातु का पंजा छिपा लिया। दोनों के मिलते ही जब अफजल खान ने शिवाजी को मारने की नीयत से उसे गले लगाने की कोशिश की, तो शिवाजी ने अपने बाघ नख को निकाल करके एक ही प्रहार में उसे मार डाला। गौर करने की बात यह है कि अफजल खान शिवाजी से आकार में बहुत बड़ा था, जैसा कि आपने बताया 7 फुट का था, एंड वह उनसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ताकतवर था। पर हमेशा कहते हैं कि बुद्धि बल पर भारी होती है, जहां दिमाग चलता है उसके आगे ताकत भी फेल हो जाती है। तो शिवाजी की बुद्धि ने अफजल खान के बल पर विजय पा ली। बिल्कुल। और कुलविंदर सिंह कंग जी कहते हैं कि ये डिसाइड किया गया था कोई अंगरक्षक भी नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा। उनके साथ जो डिसाइड किया गया था कि 3 साथी जाएंगे, पर तीनों के तीनों साथी टेंट के बाहर रहेंगे, अंदर कोई नहीं आएगा। तो उस समय कोई भी अंदर नहीं था। और भालचंद्र लड्डे जी कहते हैं ग्रेट ट्रेजर ऑफ इंफॉर्मेशन, वेल रिसर्च्ड, was unaware of all these types of swords. Thank you very much, Balchandra Ladde ji, for your comments. मैं आपको जैसे आपने बताया कि अफजल खान शिवाजी से आकार में बड़े थे और ज्यादा ताकतवर थे, मैं आपको ये भी बताऊं कि खाली अफजल खान ही नहीं, आदिल शाह की जो सेना थी वो भी शिवाजी की सेना से बहुत बड़ी और बहुत ताकतवर थी। पर इस घटना के बाद आदिल शाही सेना का मनोबल बुरी तरह से टूट गया और शिवाजी की सेना ने उनको बुरी तरह से रौंद दिया। ये किसी भी प्रमुख रीजनल पावर के खिलाफ शिवाजी की पहली महत्वपूर्ण जीत थी और इसी जीत के साथ हिंदुस्तान में मराठा साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। और इसी से पता चलता है कि शिवाजी कितने साहसी, कुशल और अविश्वसनीय रूप से दृढ़ व्यक्ति थे, एक डिटरमाइंड पर्सन थे। वह एक ग्रास रूट से जुड़े सेल्फ मेड इंसान थे, जो शाही घराने में पैदा ना होने के बावजूद हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेशनल हीरो के रूप में उभर कर सामने आए। और ये कोई मामूली बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और इसी पे हमें काफी सारे लीडरशिप लेसन्स मिलते हैं शिवाजी की ओर से। बिल्कुल सही कहा आपने। शिवाजी के लीडरशिप लेसन्स, उनकी लाइफ से बहुत स्टोरीज मिलती हैं। और मैं आपको अगर मैं कहूं, छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी उतने ही बड़े नायक हैं जितने करीब 400 साल पहले थे। और अगर कंपनीज, जितनी भी कंपनियां हैं, अपने अगर प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहती हैं तो उन्हें अपने एम्प्लॉइज को शिवाजी के फोकस्ड एम्बिशन से सीख लेने के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे केवल उनके एम्प्लॉइज की पर्सनल परफॉर्मेंस ही नहीं बढ़ेगी, इंप्रूव होगी, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी। एक ट्रेनर के तौर पे अगर मैं रूप के बारे में अगर मैं बात करूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के लीडरशिप के उदाहरण मैं बहुत देता हूं, जो कि 21वीं सदी में भी उतने ही उपयुक्त हैं जितने कि 17वीं सदी में थे। सबसे पहला लेसन जो इनकी लाइफ से हम जो सीख सकते हैं वो है क्रिएटिंग अ मोटिवेटेड वर्कफोर्स। हर संगठन में मैं अगर आपको कहूं तो एक मिशन स्टेटमेंट होता है।
जनरली क्या होता है कि मिशन स्टेटमेंट खाली दीवारों पे टांग दिया जाता है, पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये दीवारों पे टांगने के लिए नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट होता है और इसको एक्चुअली सारे स्टाफ को जीना पड़ता है। अगर आप वास्तव बिल्कुल में एक एंगेज्ड वर्कफोर्स और पैशनेट कर्मचारियों की एक टीम बनाना चाहते हैं तो लीडर्स को पहले अपने मिशन स्टेटमेंट और अपने उद्देश्यों जो उपदेश जो वो देते हैं उनका खुद ही पालन करना होगा। जब मैनेजर्स देखते हैं, जब कर्मचारी देखते हैं कि जब मैनेजर्स और लीडर्स जो है उनके वो उन कार्यों को करते हुए देखते हैं जिनका वो उपदेश खुद देते हैं, तो उनके एम्प्लॉयज का आत्म जो है विश्वास वो और ज्यादा बढ़ जाता है। शिवाजी ना केवल अपनी मानवता के साथ अपने लोगों का दिल जीता उन्होंने, पर उनका जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट का स्तर भी इतना ऊंचा था कि उनकी सेना के सदस्य उनके लिए मरने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इसी के लिए कहते हैं लीडिंग बाय एग्जाम्पल बहुत महत्व रखता है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में। अगर आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कि शिवाजी इज मोर ह्यूमन देन सुपर ह्यूमन। एब्सोल्युटली। और वे केवल एक अच्छे इंसान ही नहीं थे, सुपर ह्यूमन ही नहीं थे, वे एक ज्ञानी और साहसी नेता भी थे। उसके साथ साथ निष्पक्ष और न्यायप्रिय नेता भी थे। उनके अंदर सफल होने का एक जुनून था और वह बिना रुके आगे बढ़ते रहते थे। उन्होंने कभी स्टेप बैक नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। बिना रुके अपने फेलियर्स से सीख लेकर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर चलते रहने से ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, उसके बिना नहीं। कहते हैं ना, वो फेमस आपने शेर सुना होगा, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। चलो, क्या बात है। इसके साथ ही एक कमेंट आया है कंग जी का। कहते हैं दो बाईं ओर से अफजल खान का पेट बगनखा से चीर दिया था उन्होंने। थैंक यू वेरी मच कुलविंदर जी फॉर इंफॉर्मेशन। समीर अंदाज जी कहते हैं रिमेंबरिंग माय स्कूल डेज while listening about Indian history from both of you after 42 years. Great. Thank you very much. So nice to hear about that, Samir Andas ji. चलो, बिल्कुल अब बात बिल्कुल। करते हैं दूसरे लेसन की। दूसरा जो लीडरशिप लेसन जो हम शिवाजी की जिंदगी से जो सीख ले सकते हैं वो है सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। सीखने के लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, आप किसी भी बात बिजनेस की बात कर लीजिए, कोई भी व्यक्ति अकेला बिजनेस को चलाने में सक्षम नहीं हो सकता है। इसके लिए उनको जरूरत है एक टीम की, एक सही टीम की, सही विशेषज्ञों की, उनका चुनाव करने की, और इसके साथ ही साथ एक खुले दिमाग की जिसके साथ वो नई तकनीकों को अपना सके। ये दोनों महत्वपूर्ण गुण केवल एक इफेक्टिव लीडर के पास ही हो सकते हैं, हर एक आदमी के पास नहीं होते। जिनके पास ये दोनों एलिमेंट्स नहीं है वो इफेक्टिव लीडर्स नहीं बन सकते हैं। शिवाजी ने खुद को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों से घेर रखा था, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। समर्थ रामदास, दादा कोंडदेव जी, संत तुकाराम जैसे विशेषज्ञों से उन्होंने युद्ध, प्रशासन, धर्म, शास्त्रार्थ, ज्ञान, इन सब की जानकारी उन्होंने अर्जित की। इसके साथ साथ उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी जो सेना है वो सही हथियारों से लैस है या नहीं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने तोपों और राइफलों का गहन अध्ययन शुरू किया और उसके विशेषज्ञ बन गए कि जो औजार, जो वॉर के जो मटेरियल थे, जो अपने जो टीम को, अपने सेना को जो देते थे, वो एक्चुअली करेक्ट है कि नहीं, सही है कि नहीं, उसके लिए। तो मतलब इतने डीप जाके वो सोचते थे और कार्य करते थे। और बिल्कुल आज के इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के युग में इन प्रतिभाओं की जरूरत और भी आवश्यक हो गई है। अगर मैं बात करूं कि अगर किसी भी देश के पास अगर उनके जो लीडर्स हैं वो इस तरह की एक्सपर्ट लोग अपने डिपार्टमेंट में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उस देश का सफल होना बिल्कुल लाजमी है। यहाँ पे मैं जिक्र छेड़ना चाहूंगी हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने कहीं ना कहीं इस डिजिटल युग में, ट्रांसफॉर्मेशन युग में, ना सिर्फ हर चीज में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करी है, उन्होंने हर चीज में एक्सपर्ट्स को लेकर के आए हैं और भारत को पूरे दुनिया में, विश्व के मानचित्र पर एक उभरते देश के रूप में स्थापित किया है।
और जिसके साथ साथ ये एक अच्छे लीडर की निशानी है कि वे खुद इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं, इन सब बातों पर वो उनकी पैनी नजर होती है अपने प्रधानमंत्री जी की, और वे खुद इन सब चीज की रिपोर्टिंग लेते हैं, जिससे कि कहीं पे भी किसी भी तरह की गफलत की गुंजाइश नहीं रह जाती। और क्या जल, क्या थल, क्या वायु सेना, हर जगह पर उन्होंने बेस्ट से बेस्ट लोगों को नियुक्त किया, बेस्ट से बेस्ट सारे अस्त्र शस्त्र का निर्माण उन्होंने कहीं जहां से भी वो मैनेज कर सकते थे, उन्होंने हमारे देश में उन चीजों को एकत्रित किया और लोगों को उसके लिए ट्रेन किया। और आज कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत राष्ट्र के रूप में दुनिया में बड़े बड़े देशों के अंदर चर्चा होती है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मुझे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कहते हैं ना मजबूत कदम से बड़े बड़े जो कंट्रीज हैं, देश हैं, वो थोड़े से डर गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं अगर उसको बात करूं सही मायने में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने जो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट दिखाया है, वो फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट ये लीडरशिप का तीसरा लेसन हम शिवाजी की जिंदगी से ले सकते हैं। उन्होंने जो दिखाया था अपने समय में अपने समय से ज्यादा आगे के बारे में सोचने का, फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट रखने का। शिवाजी ने आजादी की लहर से कई साल, कितने ही साल पहले एक स्वतंत्र और एकजुट भारत की दूरदर्शिता दिखाई थी और अपने क्षेत्र में स्वराज के बीज बोए थे। एक पब्लिक फ्रेंडली टैक्स स्ट्रक्चर बनाना, गुरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति को अपनाना, एक शक्तिशाली नौसेना का गठन करना, जबकि किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। ये उनकी दूरदर्शिता ही तो दिखाता है, और नहीं तो क्या। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो गुण आज के मैनेजर्स को इफेक्टिव लीडर्स बनने में बहुत मदद कर सकते हैं। इन गुणों का अनुकरण करना, उन्हें फॉलो करना और उन्हें अपनी डेली लाइफस्टाइल में लागू करना न केवल उनके व्यक्तिगत नेतृत्व के लक्ष्यों के लिए फायदेमंद हो सकता है, बल्कि संगठन को भी सफलता के एक अलग स्तर पर ले जाया जा सकता है अगर हम ये सारे ट्रेड्स फॉलो करेंगे। बिल्कुल। मैं और आगे जाके कहूंगा कि क्योंकि इन्होंने, शिवाजी ने ये सारे ट्रेट्स दिखाए, उन्होंने ये सारे गुण का सही तरीके से दिखाया और लोगों के सामने पेश किए, तो एक महान हीरो के रूप में बनकर उभरे। उनकी तुलना अलेक्जेंडर, हैनिबल, जूलियस सीजर जैसे मजे हुए जो वॉरियर्स थे उनके साथ किया जाता है। उनका सम्मान होना तो ऑब्वियस ही था, कोई डाउट ही नहीं था कि उनको सम्मान उतना मिले जो उनको मिलना चाहिए। उनके सम्मान में मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और मुंबई का जो रेलवे, जो मेन रेलवे टर्मिनस है, उनके जो नाम है वो भी शिवाजी महाराज के नाम पे ही रखे गए। और शिवाजी की जो प्रतिमाएं हैं और स्मारक हैं वो महाराष्ट्र में तो लगभग हर शहर में है, पर भारत में भी विभिन्न स्थानों में पाए जाते हैं। हर शहर में आपको उनका कोई ना कोई स्टैच्यू, प्रतिमा या फिर उनका कोई स्मारक जरूर मिलेगा। जैसे मैंने बताया था कि सूरत में ऑलरेडी हमारे काफी एक दो जगहों पर इनके स्मारक हैं और लोग उनकी श्रद्धा से उनको याद करते हैं। तो जब स्मारक की बात चल रही है तो यहाँ पर अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ऐड करने जा रही हूँ कि इस महान राजा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मुंबई के मरीन ड्राइव से 5 किलोमीटर दूर अरब सागर में, अरेबियन सी में उनकी 212 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जिसका शिलान्यास यानी कि फाउंडेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 दिसंबर 2016 को किया। और ऐसी उम्मीद है कि शायद 2021 यानी इस साल के अंत तक यह स्मारक जो है, यह जो प्रतिमा है, यह तैयार हो जाएगी और शायद 2022 में हम सब इसके दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, मैं इंतजार कर रहा था कि आपने अभी तक इसके बारे में बात छेड़ी क्यों नहीं। आपने जब छेड़ दी, Best is always kept for the last. वेरी नाइस, एब्सोल्युटली। और मैं आपको एक और बात बताऊं इसके बारे में, स्टैचू के बारे में आपने अगर बात छेड़ी तो मैं इसके बारे में स्पेशली बताना चाहूंगा कि जो गुजरात में अभी रिसेंटली जो एक नई स्टैचू जो गुजरात में सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बनी गई थी, वो 182 मीटर की थी। वो तो सबको पता है, हमने पिछले अपने एपिसोड में बात की थी। वो 182 मीटर की क्यों बनाई गई थी? वो इसके लिए कि गुजरात विधानसभा में 182 सीटें हैं। पर क्या आप जानते हैं
कि शिवाजी की जो ये स्टैचू है, जैसे आपने अभी बताया कि 212 मीटर की होने वाली है, क्या आपको पता है ये 212 मीटर की क्यों बनाई जा रही है? क्यों? मैं आपको बताता हूं, ये असली जानकारी तो यही है। ये इसके क्या? लिए कि राज्य सरकार जो है इस स्टैचू को दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बनाना चाहती थी, ये प्रूव करने के लिए कि शिवाजी महाराज की शख्सियत कितनी बड़ी है। इस स्टैचू की ऊंचाई पहले 192 मीटर रखी गई थी, पर बाद में इसकी ऊंचाई बढ़ाकर 212 मीटर तक कर दी गई। ये क्यों? इसलिए ये इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे जो ऊंची स्टैचू है वो है चीन में स्थित स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की, जिसकी ऊंचाई 208 मीटर है। जब ये स्टैचू, शिवाजी महाराज की स्टैचू जब पूरी होगी, तब इस स्टैचू को दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू होने का गौरव प्राप्त होगा। शिवाजी की शख्सियत इतनी बड़ी थी कि ये स्टैचू उतनी बड़ी तो होनी ही होनी चाहिए थी। अब ऑफ कोर्स। उनकी जो शख्सियत है वो दुनिया को इंप्रेस तो करती है, पर मैं आपको एक पर्सनल एग्जांपल भी देना चाहूंगा अपने लाइफ से। जी। जब मैं शिवाजी के महाराज पर जब मैं रिसर्च कर रहा था और नेट पर शिवाजी पर कोई तथ्य वेरीफाई करना चाहता था, सबकॉन्शियसली शिवाजी टाइप करने की बजाय अपने आप या तो छत्रपति शिवाजी या शिवाजी महाराज या वीर शिवाजी ही टाइप होता था, केवल शिवाजी नहीं। आप बिल्कुल समझ राकेश सकते जी, हैं इ- इस बात से आप इस समझ बात से मैं सकते हैं पूरी कि हर हिंदुस्तानी पर शिवाजी ने कितनी गहरी छाप छोड़ी है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ पर मैं यही कहना चाह रही थी कि जिस तरह से जो बात अभी आपने छेड़ी है, ये चीज़ मेरे साथ भी मैंने नोटिस की है। मैं कभी भी सिर्फ शिवाजी जयंती लिख कर के सर्च नहीं कर पा रही थी। मैंने बाकायदा जितनी बार ढूँढा, उतनी बार छत्रपति शिवाजी करके ही टाइप किया या शिवाजी महाराज लिखा। मतलब जब व्यक्ति अपनी शख्सियत से, अपने कैरेक्टर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने पर्सोना से जब एक असीम ऊंचाई का एक एग्जाम्पल खड़ा करता है, तो अपने आप आदर उनके लिए आ ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं साथ-साथ बोलना चाहूँगा, भालचंद्र लड्डे जी ने कमेंट भेजा है, वेरी वेल कनेक्टेड विद द प्रेजेंट डेज ऑफ मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच भालचंद्र लड्डे जी। कंग जी कहते हैं, शिवाजी मात्र 53 साल जी, अगर और लंबी उम्र होती तो इस देश का नक्शा ही बदल देते। बिल्कुल सही कहा। और एल आर प्राशी जी, मेरे पिताजी ने कमेंट किया है, ब्रिलियंट कन्वर्सेशन, दिल से। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू। गीता जी कहती है, डीप रूटेड पैट्रियोटिज्म विच छत्रपति शिवाजी हैड, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। वेरी राइट। और एब्सोल्युटली, विनीत सिंह एब्सोल्युटली। जी कहते हैं, 85% ऑफ द पीपल इन महाराष्ट्र हैव फोटोज ऑफ शिवाजी महाराज एंड हिज मदर इन देयर होम। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही बात है। और अब जब हम इस वीर योद्धा की ऊंचाइयों की बात कर चुके हैं, इनकी वीरता की बात कर चुके हैं, ये एक इनका जो पर्सोना था, इनकी जो एक पर्सनालिटी, उसकी हमने इतनी चर्चा की। लेकिन राकेश प्राशर जी कहते हैं ना कि हर इंसान का जब जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी कहीं ना कहीं निश्चित होती है। हर आरंभ का अंत होता है। कोई भी वीर योद्धा अपने जीवन काल में कितना ही प्रसिद्ध हो जाए अपनी अच्छाइयों से, अपने अच्छे कर्मों से, पर कहीं ना कहीं हर इंसान का अंत जरूर लिखा होता है। तो यह जो वीर मराठा योद्धा थे शिवाजी महाराज, ये तेज बुखार के कारण 3 अप्रैल 1680 को केवल 50 वर्ष की उम्र में अमरत्व को प्राप्त कर स्वर्ग सिधार गए। पुतलाबाई, जो कि शिवाजी की जीवित पत्नियों में से सबसे बड़ी थी और जिसकी की कोई अपनी संतान नहीं थी, वे शिवाजी की चिता में कूदकर सती हो गईं। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने उनके साम्राज्य की बागडोर संभाली। हालांकि संभाजी कभी भी अपने पिता जैसी ऊंचाइयां वीरता के क्षेत्र में या किसी भी और क्षेत्र में या रणनीति के क्षेत्र में वो उनकी तरह वो ऊंचाइयां हासिल नहीं कर पाए, पर फिर भी वे भी एक अच्छे वीर योद्धा थे। तो शिवाजी की जीत और ताकत की कहानियों को पीढ़ियों के माध्यम से जाना और बताया जाता रहा है। उन्होंने स्वराज और मराठा पृष्ठभूमि की विरासत को बरकरार रखने के लिए हम उन्हें हमेशा हमेशा याद करते रहेंगे। मैं एक और बात करना चाहूंगा आभा जी, इसके इसके लिए उनको एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, और मैं कहना चाहूंगा उन्हें भगवान जैसा जो ये कद मिला है,
ये उनके काम के लिए मिला है, उनके काम के लिए लोगों ने उनको दिया है, उनके नाम के लिए नहीं। बिल्कुल, शिवाजी जैसे राजा हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे और उनके द्वारा जो भी हमने लेसन्स आज डिस्कस किए हैं और जो ऑलरेडी लोग पढ़ते आए हैं, उनके बारे में जानते समझते आए हैं, हमेशा उनको फॉलो करने का आज हम एक प्रण लेते हैं। बिल्कुल। और साथ ही साथ जैसे हम लोग अपना शो जब एंड पे जाते हैं तो उस तरीके जो मैं पोयम, आज मैंने एक पोयम जो मुझे बहुत प्यारी लगती है, जो मैंने बहुत बार पढ़ी है इसको, वो उसके साथ क्लोज करना चाहेंगे आज। और बिल्कुल, 4-5 लाइनें हैं। वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, वीरता की अमर कहानी है। वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, वीरता की अमर कहानी है। वे भारत का वीर, क्षत्रियता की अमिट निशानी है। जिसका नाम कभी नहीं मरता, हर दिल में बस जाता है। ऐसा वीर पुरुष छत्रपति शेर शिवाजी कहलाता है। जिसके दम पर भगवा शान से ऊंचे गगन में लहराता है। ऐसे वीर शिवाजी को हर हिंदुस्तानी शीश झुकाता है, हर हिंदुस्तानी शीश झुकाता है। शिवाजी के जन्म उत्सव पर तहे दिल से उन्हें अनंत कुर्बानियों के लिए हमारा नमन है। तो अंत में अब क्योंकि मैं खुद एक महाराष्ट्रियन हूँ, तो मैं भी मराठी में कुछ उनके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी और उससे ही कार्यक्रम को अंत दूंगी की सिंहाची चाल, गरुडाची नजर, स्त्रियांचा आदर, शत्रूचे मर्दन, असेच असाव मावळ्यांचे वर्तन, हीच छत्रपती शिवाजी महाराजांची शिकवण. जय शिवराय, जय शंभूराजे. आबा जी, जो आपने बोला मुझे समझ में आई, क्योंकि मैंने पूना में पढ़ाई की है। पूना का कनेक्शन शिवाजी के साथ है, तो मुझे तो समझ में आ गई। पर उन हमारे सुनने वाले जो साथ में हमारे जुड़े हैं, जिनको ये समझ में नहीं है, उनके लिए रिक्वेस्ट कि आप प्लीज इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको भी समझाइए प्लीज। बिल्कुल, इसका अर्थ होता है सिंह की चाल, गरुड़ सी नजर, स्त्रियों का आदर, शत्रुओं का मर्दन या खात्मा, ऐसा हो सैनिकों का बर्ताव या वर्तन। यही छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख है। जय शिवराय, जय शंभूराजे. और अब थैंक यू। जल्द ही मिलने का वादा है, इजहार दिल से करने का है इरादा, अज्ञात तथ्यों से करवाते रहेंगे आपकी मुलाकात और यूं ही देते रहिए अपना प्यार और अपना साथ. फिर क्या मिलेंगे बात। जल्द ही. इस आबा वक्त जी, के लिए जी जाते जाते एक लास्ट कमेंट जो आया, वो है पुनीत सिंगल जी का। कहते, आई वुड लाइक टू हियर एनी ऑफ योर लाइफ इंसिडेंट विच इन्फ्लुएंस्ड यू फ्रॉम द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। मैंने जो मैनेजमेंट के जो 3 टिप्स दिए थे, वो तीनों टिप्स शिवाजी महाराज की लाइफ से ही तो कहीं ना कहीं उनको सीख ली गई थी, जो हमने समझा। और कुलविंदर सिंह कांग जी कहते हैं हमें भी समझ आ गई। थैंक यू सो वेरी मच कुलविंदर जी। भालचंद्र लड्डे जी कहते हैं वेरी एप्ट टॉपिक फॉर द डे, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अनदर ग्रेट शो, दिल से। और गीता जी कहती है कनेक्शन देयर इट गोज, 4th C ऑफ ऑर्गेनिक सेफ्टी। और अपने चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी में 4th C लेके मैं शीघ्र आ रहा हूं। तो उन्होंने कनेक्शन के बारे में आज पहले ही बात करके डिस्क्लोज कर दिया। थैंक यू वेरी मच गीता जी। तो यहाँ पर फिर एक बार मिलने, जल्द ही मिलने का वादा करते हैं, आपसे इजाजत लेंगे। लेकिन इससे पहले अभी भी जितने दर्शक हैं हमारे, उनमें से अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल आभा जादव और राकेश जी का यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक सेफ्टी अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स उसके बाजू में, उसके बगल में एक प्यारी सी छोटी सी घंटी बनी हुई है, उसे भी क्लिक कर दें, ताकि हम अगली बार जब भी कोई अपना शो लेकर के आए, आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो फिर एक बार इजाजत चाहेंगे। उसके आगे एक और चीज बोलना चाहूंगा, खाली सब्सक्राइब ही नहीं करें, खाली घंटी ही नहीं बजाएं, लोगों के साथ शेयर भी करें और ये मैसेज उन लोगों तक पहुंचाएं जिन तक ये मैसेज पहुंचाने का हमारा एम है, जो प्लान है, हमारा टारगेट ऑडियंस है। एब्सोल्युटली। तो फिर मिलेंगे जल्द ही। इस वक्त के लिए मुझे और विंग कमांडर राकेश कुमार प्राशर जी को आज्ञा दें। गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।